देखो तुम लोग ध्यान देना है, क्लास 12 का जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं जो मतलब 1 से 15 पार्ट जितना है सबका चल रहे हैं, जो महा VVI है, जो इसमें एग्जाम में क्या है, फरवरी में जो एग्जाम होने वाला उसमें पूछा जाएगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज किया था कौन? दयाराम साहनी। किसने किया था हड़प्पा खोज? दयाराम साहनी किया था। पूछेगा हड़प्पा खोज कब किया गया था? 1921 में। हड़प्पा खोज कब किया गया था? 1921 में। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। पूछा जाएगा हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे। कौन सी नदी है? रावी नदी के किनारे है। एग्जाम में हड़प्पा से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा हड़प्पा का खोज किसने किए थे? क्या कहेंगे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। ये भी पूछेगा आपको सर्वप्रथम हड़प्पा का खोज किसने किया, या ऐसे कोई पूछेगा सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का खोज किसने किया? सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का खोज या उल्लेख, खोज या उल्लेख किसने किया था? सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का खोज या उल्लेख किसने किया? तो ये किए थे आपका चार्ल्स मैसन। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। बताइएगा आप लोग कब किया था? 1826 में। कब किया था? 1826 में किया था चार्ल्स मैसन, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया। फिर दयाराम साहनी जी क्या किए थे? 1921 में हड़प्पा का खोज किए थे और यही प्रथम स्थल खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता में प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया है? आपका हड़प्पा। इसके बाद एक और स्थल आता है मोहनजोदड़ो। कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो कभी कभी पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंध का बाग। क्या होता है? सिंध का बाग होता है, या सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, या हम कहते हैं इसे, और बताइए क्या कहते हैं? सिंध का कब्रगाह भी कहते हैं। सिंध का कब्रगाह भी कहते हैं। इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो पूछेगा किस भाषा का शब्द है? पूछेगा कौन सा भाषा का शब्द है? बताइए तो कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? RD बनर्जी। किसने किए हैं खोज? RD बनर्जी किए हैं मोहनजोदड़ो का खोज। पूछेगा कब किए थे? बोलिए। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? RD बनर्जी। पूछेगा कब किया था? 1922 में। कब किए थे? 1922 में। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ऑब्जेक्टिव, हद से ज्यादा पूछेगा। जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? वो कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो। किसे कहते हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कहते हैं। पूछेगा आपको हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। फिर पूछेगा यहाँ से आपके क्वेश्चन जो ज्यादा इंपोर्टेंट, हम वही क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा इधर उधर वाला क्वेश्चन सबको उड़ा दे रहे हैं। जैसे देखिए पूछेगा आपको कि गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है? गोदीबारा का प्रमाण, बोलिए तो गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। गोदीबारा का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है डाक यार्ड। डाक यार्ड मतलब बंदरगाह। डाक यार्ड मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। तो पूछेगा कहां से मिला है? लोथल से मिला है। पूछेगा लोथल स्थल कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और पूछेगा ये कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछा ही जाता है हर साल।
अब पूछेगा आपसे हड़प्पा सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सी काल की सभ्यता है? उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। कौन सी काल की सभ्यता कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। कौन सी काल की सभ्यता कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है कि लिपि का ज्ञान तो था लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि का क्या था? ज्ञान था लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है। चलिए, नहीं आए तो अच्छा बात है। देखो आगे आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पर क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता। पूछेगा आपको ये कौन सा काल है, इसका काल क्या है, यानी समय पीरियड, समय काल क्रम क्या है, समय पूछेगा समय क्रम कितना है। तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी। कितना है समय? 2350 बीसी से 1750 बीसी हड़प्पा सभ्यता क्या है? समय है। पूछेगा कैसे पता करते हैं समय? तो हम प्राचीन वस्तुओं की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो C14 विधि से। कौन सा विधि से करते हैं? C14 विधि से करते हैं प्राचीन वस्तुओं की आयु का निर्धारण। फिर पूछेगा यह कैसा सभ्यता था? तो अभी तने पहले ही बताएं कैसा सभ्यता था? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल का सभ्यता था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता था। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। फिर पूछेगा यहाँ यानी नगरीय था कि ग्रामीण था? तो ये क्या था? नगरीय सभ्यता भी था। क्या सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। कौन सी सभ्यता था? नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है। कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है इसे। इसी पूछेगा इसे मतलब नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और प्रथम नगरीय सभ्यता भी पूछेगा तो यही है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। फिर पूछेगा आपसे कि यानी यहाँ की जो सभ्यता था क्या प्रधान था, यानी मातृ प्रधान था कि पितृ प्रधान था? तो यहाँ की सभ्यता जो है मातृ प्रधान था। कौन से प्रधान था? मातृ प्रधान का मतलब अधिकांश माता की पूजा की जाती थी, क्योंकि यहाँ से अधिकांश जो भी मूर्तियां मिला है वो मातृ देवी की मूर्ति मिला है। किसकी मूर्ति मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है, जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता कैसा था? मातृ प्रधान था, यानी माता की प्रधानता था। समाज पूछ देगा सभ्यता को या समाज, कैसा समाज था? मातृ प्रधान समाज था। पूछेगा यहाँ का प्रशासन कैसा था, यानी किस तरह से शासन व्यवस्था होता था? तो ये नगर पालिका जैसा। कैसा प्रशासन था? नगर पालिका जैसा क्या था? शासन चल रहा था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। पूछेगा इसका शासन कौन करता था? शासक वर्ग कौन होता था? तो पुरोहित होता था। शासक वर्ग की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? शासक वर्ग की बात करेगा तो पुरोहित हो जाएंगे या व्यापारी। कौन हो जाएंगे? पुरोहित या व्यापारी। क्या करते थे? यहाँ पर शासन करते थे। इसके बाद देखिए प्रशासन हो गया कैसा था? नगर पालिका जैसा। समाज कैसा था? मातृ प्रधान था। प्रथम इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की भी सभ्यता इसको कहा जाता है। किसे? हड़प्पा सभ्यता को। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो प्रिय देवता थे वो कौन थे? तो प्रिय देवता थे उनका आपका पशुपति महादेव। प्रिय देवता कौन थे? पशुपति महादेव थे, जिन्हें हम आजकल शंकर भगवान भी कहते हैं, भोला बाबा कहते हैं, क्या भोलेनाथ कहते हैं, महादेव कहते हैं। तो नहीं, लेकिन वहां बोला जाता था पशुपति महादेव। इनकी ये मूर्ति नहीं मिला है क्योंकि वहां पर लिंग मिला है, शिवलिंग। ऐसा माना जाता है। वो लोग क्या करते हैं? देवता की पूजा करते होंगे, यानी शिवलिंग की। खास करके किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की पूजा करते थे। और उनका जो प्रिय देवी था, प्रिय देवी जो है वो मातृ देवी था। प्रिय देवी कौन थी? मातृ देवी। प्रिय देवी जो है कौन थी? मातृ देवी थी। फिर देखिए वो लोग जो हैं व्यापार व्यवसाय भी करते थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, अफगानिस्तान हो गया,
इस सब एरिया से क्या करते थे वो लोग, व्यापार व्यवसाय भी करते थे। खास में देखिए तांबा, क्योंकि दुनिया में सबसे प्राचीन धातु की जो खोज हुआ था वो कौन था, तांबा। सबसे प्राचीन धातु इसी को माना जाता है, सबसे प्राचीन धातु किसे माना जाता है, तांबा को, इसी का खोज हुआ था। तो हड़प्पावासी इससे परिचित थे। अब तो पूछेगा हड़प्पावासी कौन सा धातु का ज्ञान नहीं जानते थे, तो लोहा का। हड़प्पावासी किसका ज्ञान नहीं जानते थे, लोहा का ज्ञान नहीं जानते थे, यानी लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। पूछेगा आपसे क्या हड़प्पावासी को लोहा की जानकारी थी, तो नहीं थी, हड़प्पावासी को लोहा की जानकारी नहीं थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। फिर आपसे पूछेगा वहां की जो सड़कें बनती थी कैसे, सड़क, तो सड़क जो बनाया जाता था ग्रिड पद्धति में, किस पद्धति में बनाया जाता था, ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था सड़क। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस पद्धति में बनती थी, ग्रिड पद्धति में बनती थी। ग्रिड का अर्थ होता है एक दूसरे को समकोण पर काटना, एक दूसरे को समकोण पर काटना। क्या था ग्रिड पद्धति का अर्थ, एक दूसरे को समकोण पर काटना था। किसका अर्थ, ग्रिड पद्धति का अर्थ था। अब से पूछेगा वहां की जो मोहरे थी किस चीज से बनती थी, मोहर। मोहर जो बनता था तेलखरी नामक पत्थर था, किससे बनता था, तेलखरी नामक पत्थर से क्या बनता था, मोहर बनता था। वहां मतलब मन का था, बाट था, बाट मतलब बटखारा, बटखारा का जो अनुपात था वो था 2:4:8:16 के अनुपात में था। किस अनुपात में था बटखारा, 2:4:8:16। और वहां पर मोहनजोदड़ो में एक स्थान मिला है सार्वजनिक स्नानागार। पूछेगा आपसे सार्वजनिक स्नानागार कहां से मिला है, तो सार्वजनिक स्नानागार कहां से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन सा स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार को या इसे कहते हैं विशाल स्नानागार। क्या कहते हैं, विशाल स्नानागार कहा जाता है इसे। हड़प्पा सभ्यता में जो घर बना होता था वो आयताकार आकार में बनता था। घर कैसे बनता था, आयताकार आकार में घर बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं कौन सा पशु से परिचित नहीं थे। ऐसा एक पशु है जिससे वो परिचित नहीं थे, घोड़ा का ज्ञान उनको नहीं था। क्या था, घोड़ा का ज्ञान नहीं था, यानी घोड़ा के बारे में वो नहीं जानते थे, घोड़ा के बारे में वो नहीं जानते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पावासी देख लीजिए आप लोग, यानी वो गहने के भी शौकीन थे, क्योंकि एक स्थान है चहुंद्रो, वहां से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चहुंद्रो से क्या मिला है, लिपस्टिक। कितना बार एग्जाम पूछा गया है, चहुंद्रो से किसका साक्ष्य मिला है, तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है चहुंद्रो से। चहुंद्रो से क्या मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। पूछेगा मोहनजोदड़ो से कितना कुआं का साक्ष्य मिला है, 700। मोहनजोदड़ो से कितना कुआं मिला है, 700। पूछेगा आपसे मोहनजोदड़ो का, यानी मोहनजोदड़ो से कितना कुआं मिला है, 700 कुआं का साक्ष्य मिला है। समझ सकते हैं वहां पर मतलब लोग जो पानी अधिकांश उपयोग करते थे पीने के लिए, कहां से, कुआं का पानी। कहां से करते थे, कुआं का पानी का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मतलब क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वो लोग क्या करते थे, भोजन करते थे। उनका जो प्रिय खेल है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए प्रिय खेल क्या उनका, तो प्रिय खेल था आपका पासा, जिसको हम चेस कहते हैं, शतरंज कहते हैं। प्रिय खेल क्या था, पासा था। इनका हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल क्या था, पासा था। पूछेगा मिठाई के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे, हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, ये सब ना, तो हड़प्पावासी क्या इस्तेमाल करते थे मिठाई के रूप में, तो मिठास के रूप में ये शहद का इस्तेमाल करते थे। किसका उपयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। कुछ स्थान है, जैसे पूछेगा आपसे बनावली कहाँ है, तो बनावली पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है बनावली, हरियाणा में पड़ता है। अब से पूछेगा आपको खेतरी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है खेतरी, राजस्थान में। और यहाँ पर तांबा ज्यादा मिलता था हड़प्पा सभ्यता काल में। तांबा कहाँ, खेतरी से वे लोग मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहां से मंगाते थे, खेतरी से। फिर पूछेगा आपसे कालीबंगा कहाँ है, एक स्थान है कालीबंगा, और ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे आलमगीरपुर का, पूछेगा कहाँ पड़ता है, क्या पूछेगा, आलमगीरपुर।
तो आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिला में। पूछेगा कभी कभी आलमगीरपुर से मतलब कौन सा नदी किनारे है आलमगीरपुर? तो ये हिंडन नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। इतना याद रहेगा हड़प्पा सभ्यता से। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से। क्या तुम लोग नहीं पढ़ी हुई थी ये सब? ये पढ़ी है प्रियंका, तू नहीं पढ़ी है? इतिहास नहीं पढ़ी है तो हमारे पास फोटो भी नहीं होगा, मांग लीजिएगा सबसे। नहीं, हमको लगता है सेट बनवाना पड़ेगा। क्वेश्चन मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग से बनवाना पड़ेगा। अब वही काम करेंगे। है लिखा हुआ सब है, बस बनवाएंगे। हमको लगा समझ में आ गया होगा सब। जैसे क्वेश्चन है क्या पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका जो है वो 4 होती है। कितने होते हैं वेदों की संख्या? 4 है। चारों वेद का नाम पूछ देगा आपसे। तो देखिए चारों वेद जो है आपका, एक है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन है? सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और पूछेगा आपसे, पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। पूछेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? वो ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सोम देवता को। सोम देवता समझते हैं ना, यानी किसको समर्पित है? ये सोम देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। इसके बाद देखिए सामवेद को कहा जाता है संगीत का जन्मदाता। संगीत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है संगीत का जन्मदाता। और भूत प्रेत जादू टोना ये किसमें आता है? अथर्ववेद में। भूत प्रेत हो गया आपका, जादू टोना, ये सब का जो वर्णन है कौन सा वेद में है? अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा आपको ऋग्वेद, और सबसे नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है आपको। फिर पूछेगा आपसे वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कभी कभी नाम पूछ देता है। कौन कौन है? कल्प है, सुक्त है। कौन कौन है? कल्प है, सुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है। कल्प है, सुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण, निरुक्त है, छंद है। सॉरी सुक्त नहीं है, यहाँ पर शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। कल्प है, शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त और छंद है। ये क्या है? 6 कितने वेदांग हैं। अब से पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितना है बताइएगा आप लोग? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा आपसे कौन सा है, तो क्या कहिएगा? मत्स्य पुराण। ये प्राचीन पुराण है सबसे। फिर पूछेगा आपको उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है। कितना है उपनिषद की संख्या? 108 है। ये भी एग्जाम को पूछा जाता है क्वेश्चन। पूछेगा आपको जो वेद है, वेदों की मतलब चारों वेदों की ज्ञाता को क्या कहते हैं? अगर चारों वेद को जान लेता है तो 4 वेदों की ज्ञाता क्या कहलाता है? 4 वेदों की ज्ञाता कहलाता है चतुर्वेदी। क्या कहलाता है? चतुर्वेदी कहलाता है।
आपसे पूछेगा जो वेदों की रचना किस समय हुआ था, तो वैदिक काल में हुआ था। वेदों की रचना कब हुआ था? वैदिक काल में। वेदों की जो रचना हुआ था आपका, वो कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ है, वैदिक काल। अब पूछेगा आपसे वैदिक काल के बारे में, इसका समय कितना से कितना तक है वैदिक काल का? तो ये 1500 बीसी से 600 बीसी, वैदिक काल का समय कितना से कितना तक है? 1500 बीसी से 600 बीसी है। वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल का समय पूछ लेता है कितना से कितना तक है, तो ऋग वैदिक का समय जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ऋग वैदिक काल का समय कितना से कितना तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का समय पूछेगा, ये है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वैदिक काल में ही सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुआ था। किसकी रचना हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुआ। अन्यथा तीनों वेद की रचना यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अन्यथा तीनों वेद की रचना किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। जैसे हो गए यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों की रचना कब हुआ था? आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये वेद, इस काल को बहुत अच्छा काल माना जाता है। इसमें आगे छुआछूत भेदभाव सारा कुछ इसमें आ गया। कौन सा काल में? उत्तर वैदिक काल में। आपसे पूछेगा वैदिक काल किसके द्वारा बताया गया? यानी वैदिक काल में ही एक सभ्यता बसा था, उसका नाम रखा गया वैदिक सभ्यता। क्या रखा गया? वैदिक सभ्यता। पूछेगा आपसे वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था आर्य के द्वारा। देखिए पूछेगा आर्य लोग कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से ये आए थे। और यहाँ अगर क्या हो गए थे? ये बस गए। कहां से आए थे ये लोग? आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और ये किस पर बैठकर आए थे? घोड़ा पर बैठकर। इसलिए इनका प्रिय पशु जो है घोड़ा है। आर्य लोग का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा है। ये भी याद रखना आप लोग को। पूछेगा आर्य का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है, या इसको हम महान भी कहते हैं। श्रेष्ठ, कुलीन या महान भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या महान होता है। इनका जो देख लीजिए, यानी ये मध्य एशिया से आए थे। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता पूछेगा, तो प्रिय देवता था इंद्र। कौन से देवता था प्रिय? इंद्र देवता थे। इंद्र भगवान देवता थे। इनका प्रिय देवता आर्य लोगों का। वैदिक सभ्यता जो है ना, एक ग्रामीण सभ्यता था। पूछेगा कैसी सभ्यता था? तो ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। कौन सा सभ्यता? वैदिक सभ्यता। फिर पूछेगा यहाँ समाज जो कैसा था? पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान? तो यहाँ समाज बन गया था पितृ प्रधान। कैसा बन गया था? पितृ प्रधान समाज बन गया था। कैसा समाज बन गया था? पितृ प्रधान समाज बन गया था। ये भी याद रखना है। इसके बाद बहुत सारे लोग क्या किए? भारत पर आक्रमण किए हैं। इसमें आप विश्व विजेता नाम सुने होंगे। कौन थे? कौन है विश्व विजेता? बोलिए। विश्व विजेता नाम था सिकंदर। पूछेगा किस विदेशी यात्री को विश्व विजेता कहा जाता है? तो सिकंदर को। किसे कहा जाता है? सिकंदर को कहा जाता है क्या? विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता किसे कहा जाता है? सिकंदर को कहा जाता है। सिकंदर का जो मतलब सेनापति था, उसका क्या नाम था? सेनापति का नाम बोलिए। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। ये नाम था सेल्यूकस निकेटर। पूछेगा जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध के गद्दी पर कौन था? तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो मगध साम्राज्य की गद्दी पर था नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद। कौन थे? नंद वंश के अंतिम राजा। कौन थे? नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद थे। अंतिम राजा कौन थे? घनानंद शासन कर रहे थे यहाँ।
अब पूछेगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक, तो नंद वंश के संस्थापक थे आपका महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद थे। कौन? नंद वंश के संस्थापक। और नंद वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो कौन थे? घनानंद थे। और घनानंद को ही पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? मगध में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बोलने में बहुत परेशानी होता है। इसे बहुत विस्तार से पढ़ाएं, देख लेना कॉपी है लिखा होता है कॉपी में। उन्होंने पढ़ी तो बोलना चाहिए कि नहीं पढ़ी। तो वेदों के बारे में उसका उपवेद भी बताए हैं, बहुत सी चीज बताए हैं। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर, घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर क्या किए हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन सा धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं आपका कौन सा धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछेगा कौन थे? वो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। या इसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, या इसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, या विष्णुगुप्त कहते हैं। और चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम था आपका, बताइएगा, अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। कभी कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र की रचना किस शताब्दी, अर्थशास्त्र की रचना जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो वो चौथी शताब्दी में हुआ था। कभी हुआ था? चौथी शताब्दी में हुआ था। अर्थशास्त्र की रचना कौन सी शताब्दी में हुआ है? चौथी शताब्दी में हुआ है, ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र में पूछे किसका वर्णन है? तो मौर्य प्रशासन का। किसका वर्णन है? मौर्य प्रशासन का वर्णन है। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? मौर्य प्रशासन का वर्णन है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे राजदूत बनकर, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। अब पूछा जाएगा मेगास्थनीज किनके दरबार में आए थे? तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम क्या था पता है आप लोग को? इंडिका। क्या था पुस्तक का नाम? इंडिका था। मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। कहां का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। एक राजदूत बनकर आए थे। और कौन सा शासक का था? तो वो सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत बनकर कहां आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो महल बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। महल किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। महल किससे बना हुआ था? लकड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे। यानी मगध साम्राज्य के क्या थे? ये शासक थे। कौन सा साम्राज्य के शासक थे? मगध साम्राज्य के ये शासक थे। कहां शासक थे? मगध साम्राज्य। पूछेगा मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहां थी? प्राचीन राजधानी कहां थी? तो राजगीर। कहां था? राजगीर कह सकते हैं, या गिरिब्रज कह सकते हैं। राजगीर कहिए या गिरिब्रज कहते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो कौन सा था?
वो मगध ही था। पूछेगा महाजन पद की संख्या कितना था, महाजन पद की संख्या कितना था, तो 16 था। महाजन पद की संख्या कितना था, 16 था। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो वो मगध ही था। कौन था, मगध ही था। अब से ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक कौन बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा था, जिसका नाम था बिंदुसार, ये शासक बना था। कौन बना था, बिंदुसार। और बिंदुसार को ही कहा जाता है अमित्रघात शासक। क्या कहा जाता है, अमित्रघात शासक भी कहा गया है। किसके, कौन सा शासक को कहा गया है, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद इसका बेटा बनता है, नाम था अशोक। अशोक क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। मगध का साम्राज्य, मगध साम्राज्य क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अपना 99 भाई को टपका कर मारकर राजा बना था, माना जाता है। अशोक पूछेगा आपसे कि यानी किस वंश से थे, तो मौर्य वंश से थे। किस वंश का था, मौर्य वंश का था। अशोक किसका पोता था, अशोक के दादा क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, अशोक के दादा थे। ये भी एग्जाम पूछा जाता है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। अशोक का राज्याभिषेक से कब हुआ था, तो 269 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। और ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही कलिंग पर आक्रमण किए थे। क्या किए थे, 8वें वर्ष बाद ही क्या किए थे, कलिंग पर आक्रमण किए थे 261 ईसा पूर्व में। कलिंग पर कब आक्रमण किए हैं, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। कब किए थे, 261 ईसा पूर्व में किए थे। क्या, कलिंग पर आक्रमण किए थे। और इसका उल्लेख पूछेगा कौन सा शिलालेख मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इस कलिंग पर आक्रमण जो है, इसका उल्लेख जो है पूछेगा कौन सा शिलालेख में मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। पूछेगा वर्तमान में कलिंग कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता था, उड़ीसा में पड़ता है। ये सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, यही सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। कोई भी कंपटीशन को उठा के देख लो बैच पेपर, इस समय पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, अब पूछेगा आपसे कि आप पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध हैं। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। और जो शाक्य कुल के मुखिया थे, कौन सा कुल के मुखिया थे, शाक्य कुल के मुखिया थे ये शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। माता कौन थी, महामाया, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही मर जाती है। तो इसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, घर त्याग देते हैं। घर त्याग देते हैं। जब घर त्यागते हैं तो वो घटना कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। घर त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। फिर जाते हैं वो अपना गुरु बनाते हैं। उनका गुरु का नाम था आलार कलाम। क्या नाम था गुरु का, आलार कलाम। उनसे शिक्षा प्राप्त करते, लेकिन आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं होता और वहां से वो चले आते हैं बोध गया। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसे आपसे बोध गया में इन
देवता कोई नहीं, कौन सा भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो गौतम बुद्ध को। कितना वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष तक तपस्या किए थे, तब 35 वर्ष की उम्र में जाकर क्या हुए थे? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछे कौन सा पेड़ के निकट? तो पीपल पेड़ के निकट। कौन सा पेड़? पीपल पेड़ के निकट। कौन सा नदी? निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी के किनारे। कौन सा नदी? निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछेगा आपसे, जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध तो इस समय तक 35 वर्ष तक सिद्धार्थ कहलाते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है वो है आपका ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। पूछेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो है आपका, वो है आपका महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। फिर पूछेगा आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। और पूछेगा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। और इन्होंने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़े थे, ब्रह्मचर्य। नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ये भी याद रखना है आप लोग को। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है? वर्धमान। अब से पूछा जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिला है जृंभी ग्राम में मिला है। कहाँ मिला है? जृंभी ग्राम में मिला है। पूछे कौन सा नदी के किनारे? क्या हुआ? इनका जो नदी था रिजु पालिका नदी। कौन सा नदी किनारे मिला है? रिजु पालिका नदी के किनारे मिला है ज्ञान। और ये मतलब 12 वर्ष तपस्या किए थे। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान मिला था। कितना वर्ष तपस्या किए थे? 12 वर्ष तपस्या किए थे, तब इनको ज्ञान मिला था। और इनका जो प्रथम शिष्य बने थे, प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली था। कौन था? जमाली, जो उन्हीं का दामाद था। यानी महावीर स्वामी का कौन था? ये दामाद था, क्योंकि महावीर स्वामी की बेटी का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना नाम था। प्रियदर्शना नाम था महावीर स्वामी के बेटी का नाम। क्या नाम था? प्रियदर्शना था। आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा फिर जो मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, तो एग्जाम पूछा भी जाता है। पूछेगा आपसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये किए थे आपका 1336 में हरिहर और बुक्का। कौन किए थे? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई था। हरिहर और बुक्का किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का किया था। पूछेगा हरिहर और बुक्का कौन सा वंश से थे? ये वंश पूछेगा तो संगम वंश के थे। कौन सा वंश के थे? संगम वंश के थे। ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। 1336 हरिहर और बुक्का, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर पूछेगा विजयनगर के जो भी शासक थे, तो विजयनगर के जो भी शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे विजयनगर का। फिर पूछेगा महानतम शासक कौन थे? विजयनगर का जो महानतम शासक था वो महानतम शासक था आपका, तो बताइएगा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। ये महानतम शासक थे। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का। इन्होंने अपनी माता के नाम पर नागरपुरम नामक एक नगर बसाया था। अपने माता के नाम पर क्या किए थे? नागरपुरम नामक क्या किए थे?
एक नगर बसाए थे। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। कहाँ थी, हम्पी थी। हम्पी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली का सुल्तान। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक विदेशी यात्री आए थे जिसका नाम था इब्न बतूता। कौन विदेशी यात्री आए थे, इब्न बतूता आए थे विदेशी यात्री। कौन थे, इब्न बतूता। पूछेगा कहां के यात्री थे, तो मोरक्को को। कहां थे, मोरक्को। इब्न बतूता कहां के विदेशी यात्री थे, मोरक्को के विदेशी यात्री थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है रेहला। कौन सा पुस्तक लिखे हैं, रेहला नामक पुस्तक लिखे हैं। जब इन्होंने भारत आए थे तो पान और नारियल को अजूबा फल बताए। पूछेगा इनके द्वारा जो अजूबा फल है वो कौन है, पान और नारियल। पान और नारियल क्या किए हैं, अजूबा फल है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे। दिल्ली का काजी जो नियुक्त किए हैं, कौन नियुक्त किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। किसे नियुक्त किया गया था, इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। कौन, दिल्ली का काजी। और पान और नारियल को क्या किए हैं, अजूबा बताए हैं। कौन सा पुस्तक लिखे हैं, रेहला नामक पुस्तक लिखे हैं। इब्न बतूता कौन सा देश का था, मोरक्को का था। इसके बाद देखिए आप लोग, और महाभिव्या इससे भी ज्यादा जो एग्जाम खूब पूछता ही है वो है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना पूछेगा आपको कब हुआ था, क्या पूछेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था, 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। पूछेगा कहाँ हुआ था, मुंबई में। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। एक था तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, वहीं पे किया गया था मुंबई में। और इसका जो संस्थापक थे, पूछेगा संस्थापक कौन थे कांग्रेस का, तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। किसका संस्थापक, कांग्रेस के स्थापना। पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो है एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट है। पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो वो कौन है, पता है आप लोग को, सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को ही क्या कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। पूछेगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। पूछेगा गांधी जी क्या कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो सिर्फ एक बार बने हैं गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष। कब बने थे, 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। गांधी जी जो है सिर्फ एक बार, गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक बार। कब बने थे, तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, इसी का किए थे, अध्यक्ष बने थे गांधी जी। पूछतेगा कभी कभी गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। किसका जन्म, गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहीं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। और वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बताइए कोई, भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। कब मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी स्वदेश लौटे थे। इन्होंने अपना एक गुरु बनाए थे, तो गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। किनके गुरु थे, महात्मा गांधी के। कभी कोई पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद
रानाडे, ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। इसके बाद देखिए गांधी जी जो है भारत में सर्वप्रथम जो आंदोलन स्टार्ट किए थे 1917 में चंपारण से। 1917 में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह से आंदोलन स्टार्ट किए थे, चंपारण से। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम खूब क्वेश्चन पूछता है। गांधी जी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। राजकुमार शुक्ल जो है इसके बुलावे पर क्या कहाँ गए थे? चंपारण आए थे, क्योंकि चंपारण में क्या किया जा रहा था? 3 कठिया नील की खेती कराई जा रही थी। 3 कठिया नील की खेती कराई जाती थी। इससे छुटकारा दिलाने वाले कौन थे? गांधी जी थे। फिर गांधी जी के द्वारा ही 1918 में खेरा आंदोलन चलाया गया था। 1918 में क्या चलाया गया था? खेरा आंदोलन चलाया गया था। और फिर 1918 में ही अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी चलाया गया था। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी कब चलाया गया था? 1918 में। इसके बाद 1919 में एक आया था एक्ट, रोलेट एक्ट। पूछेगा आपको रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और इसे ही कहा जाता है काला कानून। किसे क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को। ये भी याद रखिएगा, रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। या इसे बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का भी कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को कहा जाता है। और रोलेट एक्ट के तहत ही पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। और उसे छुड़ाने के लिए क्या किया जा रहा था? लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण सभा किया जा रहा था। कहां? तो जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में सभा की जा रही थी। तब तो 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर गोलियां चलाया गया, जिससे लगभग माना जाता है 389 लोग मर गए। कितने लोग मरे? 389 लोग मर गए और हजारों लोग घायल हुए। लेकिन ये तो जानते करते हैं लोग कितना, हजारों लोग मरा था। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में कितना आया था? 389 लोग ही आया था कि मर गया। इसके बाद गांधी जी जो हैं महात्मा की उपाधि त्याग देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं, सर की उपाधि त्याग देते हैं। और इसी के खिलाफ में रोलेट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसी के खिलाफ में गांधी जी क्या करते हैं? और सहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कब? 1920 में, अगस्त 1920 में स्टार्ट करते हैं। और सहयोग आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी का कांड होता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को लोग जिंदा जला देते हैं। जिस कारण गांधी जी क्या होते हैं? 12 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या